जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं आज अपना एक सत्संग क्या अनगिनत सत्संग होते रहते हैं, तो गुरुजी रोज मुझे मैसेज देते हैं कि बेटा तू अपना, तेरा जो काम रुका पड़ा है, तू शुक्राना नहीं करती है, तो तू अपना शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग ले जा। लेकिन मैं कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी की तो कृपा इस चीज दी है कि उनकी किस किस चीज का बखान करें, किस किस चीज का शुक्राना, कौन सी चीज उनके बिना होती है ये नहीं समझ आता, तो किस चीज का शुक्राना करें। हर पल आंख बंद होती है तो गुरुजी के शुक्राने से आंख खुलती है, तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, तो किस किस चीज का शुक्राना। तो यही समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी तो गुरुजी से ही बन गई है, मतलब गुरुजी जो कराते हैं बस वही मेरी जिंदगी में तो हो रहा है, और शायद सारी संगत के साथ भी ऐसे ही होता है। तो गुरुजी इतने ज्यादा, गुरुजी ने हम लोगों को अपना बना लिया है कि अब हमें कोई रिश्ते नाते, कोई किसी की जरूरत नहीं रहती। मैं सही बता रही संगत जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं रहती। मुझे ना कोई रिश्तेदारी, कोई नाते, कोई कुछ नहीं। यहाँ तक कि आप सोचो, अगर बच्चे भी अपने आप में मस्त हैं तो मैं उन तक की भी नहीं करती हूँ। ये सोचती हूँ सब गुरुजी देख रहे हैं, और एकदम जो एक निश्चिंतता होती है ना, वो जीवन में आ गई है कि गुरुजी सब देख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। और गुरुजी का बराबर कोई भी चीज के लिए अगर कोई चीज मन में सोच ली तो ऐसे मैसेज आता है जैसे हमारे दिल के अंदर बैठ के गुरुजी ने सब झांक लिया है, और उसी का ही आंसर आएगा। कि इतना अपने आप में ताज्जुब होने लगता है कि इतने तो शायद सगे माँ बाप जिनने पैदा किया है वो भी नहीं हमारे भाव को देख के समझ पाते हैं। कि अगर आंख से आंसू भी गिर जाए या मन में ऐसी इमोशनल कोई भी फीलिंग आ जाती है या कुछ भी आ जाती है, तो पल भर में गुरुजी ये बोलने लगते हैं कि क्यों तू ऐसे क्यों सोच रही थी, और सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा मंत्र जाप कर। और सच में संगत जी वो चीज ठीक हो जाती है, क्योंकि पूरा समर्पण गुरुजी के प्रति रहता है कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे। जैसे एकदम होता है ना कि एकदम नीवा होके रहना कि बस गुरुजी आप ही को ही देखना है, तो आपको ही करना है। तो बहुत कठिनाइयां जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार घर गृहस्थी में बहुत चीजें ऐसी होती है कि उसके कारण बहुत थोड़ा टेंशन होता है। लेकिन वो मैं सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ देती हूँ और उनसे ही कहती हूँ कि आपको ही देखना है, जो भी देखना है। आपका घर है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, हम तो कुछ नहीं है। हम तो, हमारी जो सांसें हैं वो भी हमारी नहीं है, वो भी आपकी दी हुई है। तो जैसे आप रखो वैसे आप जैसे रखना चाहो। तो संगत जी हर चीज में, तो मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि मैं किस किस चीज का शुक्राना करूं। मैं तो उनकी इतनी बड़ी वो हूं कि मैं तो उनकी हैसियत क्या बिल्कुल, मतलब किसी उसमें ही नहीं लगती। क्योंकि मेरे तो सारे जितने कष्ट हैं जो हैं, हर चीज है, मन की पीड़ा है, सब मैं गुरुजी के आगे ही बोलती हूँ। और एट ए टाइम गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी आप मेरे साथ, जो भी जैसा अच्छा करे तो ठीक है, अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो जो आप सजा दो तो वो भी मैं भुगतने को बैठी हूँ। तो आप जैसा कराओ, बस आप कराओ जैसा भी है। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि तू चिंता नहीं कर, बस मैं बैठा हूं ना, तेरे सिर पे मेरा हाथ है बस, और हनुमान बब्बा का है। और वो मैं प्रत्यक्ष सामने देखती हूँ कि मेरे गुरुपा और हनुमान बब्बा, माता रानी मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और वो दर्शन ऐसे होते हैं कि संगत जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, लेकिन दिल में इतनी वो रहती है उत्सुकता कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं,
क्या मैं ऐसी हूँ कि मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं? नौ दुर्गे में माता रानी के पूरे रूप के और दिए में मुझे पूरे प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन दिए। मुझे साईं बाबा के दर्शन दिए, मुझे हनुमान बाबा के दिए, पंचमुखी हनुमान जी के दिए, त्रिशूल, मतलब मैं किस किस का बखान करूं। त्रिशूल के दर्शन दिए और मोर और ओम, ये तो एकदम ही रोज का ही है कि जब मैं गुरु जी के दिए की उसकी पिक लेती हूँ तो मेरे को वो सब, मेरे को ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं तो बिल्कुल गुरु जी के इतनी वो हूं ना कि शायद कोई मेरे बहुत बुरे कर्म रहे होंगे कि जब गुरु जी थे 2007 तक, तब मैं उनसे नहीं जुड़ पाई या शायद मेरा जुड़ना लिखा नहीं था। तो मैं होती तो शायद आज मैं उनके चरण पकड़ लेती। और मेरी इतनी इच्छा अंदर से ऐसे होती है कि मैं उनके चरण पकड़ के इतना रोऊं, इतना रोऊं, इतना रोऊं कि शायद उसकी कोई सीमा ही नहीं रहे। तो बस ये लगता है कि गुरुजी बस मेरे से ऐसी क्या गलती हुई थी कि आपने मुझे जब नहीं जोड़ा और अब आप मेरे हर पल साथ में हो, हर पल। अगर मैं गुरुजी से बात भी करूँ तो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकल जाता है कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ गुरुजी मेरी बात सुन रहा है। और हमेशा वो बच्चों पे भी अपने आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बच्चों के लिए भी वो यही कहते हैं कि तेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं, तू चिंता क्यों करती है कि जो भी है वो मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और तू बस मंत्र जाप किया कर और सिमरन किया कर और जैसे जैसे मैं जो बताता हूँ उसको किया कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो बस मैं गुरु जी के उस पे ही चल रही हूँ और 2 बार मैं शिव पुराण खत्म कर चुकी हूँ। तो अब गुरु जी का वापस आ रहा है कि तू शिव पुराण पढ़। अब मैं वापस से उसको चालू करूंगी, शिव पुराण को। अब ये भी मुझे नहीं पता कि कितनी बार पढ़नी चाहिए, 2 बार तो मैं पढ़ चुकी हूँ। अगर किसी संगत जी को पता हो तो मुझे बता देना कि कितनी बार पढ़ते हैं। तो नहीं तो फिर मैं उसे आज ही सोच रही थी कि मंडे से चालू कर दूं शिव पुराण वापिस से। तो अब जैसा अगर गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया कि नहीं तू आज ही पढ़, तो मैं फिर आज से ही पढ़ना चलूंगी। संगत जी आप लोग भी बता देना। लेकिन सच बता रही संगत जी, इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि अभी भी मैं आप लोगों के सामने सत्संग कर रही हूँ तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे साथ है। तो मुझे बहुत बहुत, और आप देखिए कि मुझे पल भर में ही रोना आ जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान है कि तुम बात कम करती है और कोई भी चीज को रो पहले जाती हो। वो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इतना रोना क्यों आता है। और इसी वजह से मैं किसी को अपना बता नहीं पाती कि मेरे को क्यों रोना आता है। और ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ। चाहे मैं मंदिर में पूजा करती होंगी तो पूरे टाइम मैं रोती रहूंगी, या अकेली बैठी हूँ तो भी रोती रहूंगी। और जबकि मुझे कोई ऐसे दुख नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, रहती है घर में कुछ चीजें, तो उस चीज के लिए इतनी नहीं करती। लेकिन मुझे पता नहीं संगत जी बहुत रोना आता है, बहुत। हमारे तो घर वाले बहुत परेशान है इस चीज से कि जाने तुम्हारे कौन सी टंकी ऐसी है जो देखते ही आंसू चालू हो जाते हैं। और वो पता नहीं गुरुजी किसी दिन बताएंगे मुझे कि मैं ऐसी क्यों हूँ कि मुझे इतना रोना आ जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी कोई दुख भी बताएगा तो मेरा आंसू पहले टपकने लग जाता है। और मुझे यही समझ आता है, तो घर वाले बहुत इस बात से इरिटेट हो जाते हैं कि बता वो रही है अपना दुख, तुम क्यों रोने लग जाती हो, तुम्हें क्या हो जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है। और बस गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि हर पल वो साथ रहते हैं। मेरी बेटी को तो उनने ही संभाल रखा है, वो कहते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पे है, तो बिल्कुल। तो उनने, अभी वो पीजी में थी तो वहां वो परेशान हो रही थी, खाना सही नहीं मिल रहा था और उसको थोड़ा रूम भी कंजेस्टेड लग रहा था। तो बस उसने, मैंने तो उसको यही बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हें गुरुजी ने बाहर पढ़ने भेजा है, तुम सब उन पे छोड़ दो, वो जो कराएंगे वो ही होगा। अगर उन्हें तुम्हें भेजा है तो तुम्हारी जो भी परेशानी है उन्हें वो ही सॉल्व करेंगे। तो संगत जी आप देखिए कि अचानक ही उसी पीजी का दूसरा, जो बिल्कुल नहीं पता था, कि बन के तैयार हो गया और एकदम नया पीजी तैयार हुआ। और उसको वहां, उसको बताया गया कि हमारा एक पीजी हो रहा है, आप अगर वहां शिफ्ट करना चाहें तो वहां देख के आई तो उसे उससे भी बड़ा रूम मिल गया।
और उसको वहाँ खाना समझ नहीं आता था, तो वो दूसरा शेफ वहाँ पे आ गया और अब उसको बहुत अच्छा खाना मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। तो ऐसे गुरुजी मेरे बच्चों को भी हर चीज़ में ब्लेस करते हैं कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। इसलिए संगत जी मेरी आप लोगों से यही अरदास है, सब कुछ आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल उन पे समर्पित हो जाइए और बस मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी जैसे-जैसे जो करने को कहते हैं बस वो कीजिए। फिर आप देखिए कि लाइफ कैसे बदल जाती है। 2023 से लेके 2026 तक मैं पूरा जीवन ही मेरा बदल गया है। जो एक रोतली, निराशजनक ऐसी जो थी, वो आज एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहती हूँ। गुरुजी ने जो मेरे अपने रिश्ते भी दूर कराए, जिनके साथ मेरा मनमुटाव था, जो था आपसी रिश्तों में, तो वो भी गुरुजी की ही उससे हुए। उनने कहा मैंने तेरे रिश्तों को वो तुझे समझ नहीं पाए तो मैंने उन्हें दूर कर दिया। तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो संगत जी, गुरुजी महान है और गुरुजी की जितनी बढ़ाइयाँ करें, जितना शुक्राना करें, जितना हर बार गुरुजी को जितना भी हम मंत्र जाप कर सकें, उतना कम है। मैं तो धन्य हुई ऐसे गुरु को पाके और मेरा पूरा जीवन इनके लिए समर्पित है। अब बस आखिरी सांस ही इनके चरणों में निकलेगी जब इन्हें अपने पास बुलाना होगा। बस अपनी सेवा में लगाए रखें और ये घर परिवार सब इनका है, इन्हें ही देखना है गुरुपा को ही। और बस जो भी अब जो समय है, जो भी जिंदगी बची है उसमें अपनी सेवा कराते रहे। बस अब संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम दे रही हूँ और सारी संगत का भी भला करें गुरु जी, सबको ब्लेस करें, बच्चों को करें। प्राची आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं, वो इतना नेक काम करती हैं कि सबके जो मन की बातें होती हैं उन सबको जो वो शुक्राना करके भेजते हैं रिकॉर्डिंग, उन्हें वो सब बताती हैं सब संगत को। तो इससे बढ़िया काम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो प्राची आंटी को, उनके बच्चों को, सबको बहुत ब्लेस करें गुरु जी और सदा अपनी कृपा दृष्टि हर चीज पे, हर प्राणी पे बना के रखें। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, उसके साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्राणा गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग मेरी जॉब और मेरी मैरिज को लेकर है। गुरु जी ने मुझे गवर्नमेंट जॉब ब्लेस की है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर चंडीगढ़ में है और 2024 में गुरुजी ने मुझे गवर्नमेंट जॉब ब्लेस किया। मैं जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, पर जनरल कैटेगरी से फाइट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। गुरुजी से जुड़े आई गेस मुझे 1 डेढ़ साल ही हुआ था और मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। मैंने UPUMS सैफई इटावा का फॉर्म भरा था, तो उसका एग्ज़ाम देकर कर आई और 4-5 महीने बीत चुके थे एग्ज़ाम को। मैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी भूल चुकी थी। तो सडनली मुझे गुरुजी का मैसेज आता है। एग्ज़ाम मैंने मार्च में दिया था और जुलाई में आई गेस या मई में, 18 मई या 18 जुलाई एग्जैक्टली, तो शायद जुलाई है, जुलाई में मेरा रिज़ल्ट आता है। तो उसमें मेरा रैंक 106 था। अगर कैलकुलेट किया जाए 1 + 0 + 6 = 7 विच इज़ गुरुजी's ब्लेसिंग। तो मुझे गुरुजी ने ही वो जॉब ब्लेस की है और गुरुजी ने इंडिकेट भी किया था कि उन्होंने मुझे जॉब कैसे ब्लेस की है। उन्होंने मुझे एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मुझे मैसेज आता है कि जिस दिन तू मेरा ये वाला स्वरूप कहीं देखे, उसके 2 दिन बाद तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो वो स्वरूप गुरुजी का वाइट चोले में था और वो स्वरूप एग्जैक्ट सेम सेम पोस्चर, सेम एवरीथिंग मैंने एक आंटी जी के घर में सत्संग में देखा था। तो जिस दिन मैंने देखा उसके नेक्स्ट डे ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और फिर
मुझे वो जॉब गुरुजी ने ब्लेस की। ये तो था कि मेरी जॉब को लेकर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया मुझे और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैंने तैयारी की है। मेरा सत्संग आगे प्रोसीड करती हूँ। ये मेरा जॉब को लेके सत्संग रहा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे जॉब ब्लेस की। आज मेरी जो पे स्केल है वो सेंट्रल लेवल की है और मैं खुश हूँ मेरी जॉब से। अभी फ़िलहाल मैं सैफई इटावा में हूँ और मेरी फैमिली चंडीगढ़ में है, तो हर 15 दिन में 2-3 दिन के लिए जाती हूँ और उनसे मिल आती हूँ। मेरा सत्संग जो मेरी मैरिज को लेकर है, वो यूँ है कि मैं अ, बचपन से एक लड़के के साथ खेली, पली, बड़ी, मतलब हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स रहे हैं। 2 साल की उम्र से हम साथ रहे और हमने एक साथ स्कूलिंग की है। हम दोनों पड़ोस में रहते थे और हमें नहीं पता लगा कि हमारा कब अ, फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। हम लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट हो गया और एनी हाउ हमें 14 इयर्स साथ में हो गए। हमारे रिलेशन के बहुत इनिशियल डेज में ही हमारे पेरेंट्स को पता लग गया था और कास्ट डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने खूब मना किया, पर हमारा अटैचमेंट एक दूसरे को लेके इतना स्ट्रांग था कि हमारी बात हो ना हो पर हम कभी एक दूसरे के अलावा कहीं भटके नहीं। हमारे पेरेंट्स ने बोला, मेरे पेरेंट्स ने नहीं बट उसके पेरेंट्स ने बोला था कि आप दोनों पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर आप सोचना। तो हम दोनों ने खूब मेहनत की। मेरे हस्बैंड आईआईटीएन है, उन्होंने आईआईटी की है और मैंने नर्सिंग ऑफिसर की जॉब अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ। वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, जैसा मैं अभी बता के हटी हूँ। तो मेरी जो मैरिज है उसके लिए हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे पार्टनर के पेरेंट्स ने मेरे फादर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। मेरे फादर के अ, मेरे फादर मानने के मूड में नहीं थे और उनका तो यूँ था कि अ, अगर मैंने उससे शादी की तो वो घर छोड़ देंगे। इवन उन्होंने घर में इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी कि मम्मी और उनका रिलेशन आज मेरी वजह से खराब है कहीं न कहीं। क्योंकि पापा ने ये बोला था कि अगर मम्मी मुझे नहीं हैंड कंट्रोल कर पाईं, तो पापा मम्मी से डाइवोर्स ले लेंगे और बहुत सारी बातें। पर वो मानने को तैयार नहीं थे और मुझे 30 से 31 साल अब मेरी एज हो गई थी और अभी भी वो ज़िद पर थे और ज़िद के कई रीज़न्स रहे हैं। एक तो ये कि कास्ट, जैसे मैंने बताया, हम राजपूत और वो चौधरी। फिर कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि हम लोग बिलॉन्ग करते थे यूपी से और वो बिलॉन्ग करते थे हिमाचल से। इसके अलावा बहुत डिफरेंसेस रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स में भी। तो मेरे पापा नहीं चाह रहे थे मेरी वहाँ मैरिज हो और पंडितों ने भी बहुत कुछ गलत बोल रखा था। कहा हुआ था कि अगर मेरी शादी उस लड़के से हो जाती है तो शायद मैं जिंदा भी ना बचूं। तो बहुत रीजंस थे कि मेरे फादर मान नहीं रहे थे, पर मुझ पे कांस्टेंट प्रेशर था मेरे इन लॉज का। 2-3 साल पहले मेरे फादर को मेरे पार्टनर के फादर ने हॉस्पिटल में बुलाया। अ, अभी वो है नहीं, आई मीन मेरे पार्टनर के फादर, मेरे ससुर जी अभी है नहीं। उन्होंने हॉस्पिटल में बुलाया था लास्ट टाइम जब वो एडमिट थे, तो उन्होंने सोचा जाते जाते भी मैं एक बार लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ भी पापा नहीं माने, इंस्टेड मुझे हॉस्पिटल से ले आए और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई उस टाइम पे और जिसका जिसका रिजल्ट ये है कि आज तक मेरे पार्टनर मेरे फादर के लिए कहीं न कहीं नाराज़गी रखते हैं, हर्ट हैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। बस ये था कि मैरिज हो गई और उनका प्रेशर था कि अगर आपके पापा नहीं मानते, मेरे पार्टनर की मदर का प्रेशर था क्योंकि फादर तो एक्सपायर हो गए थे। तो उनका प्रेशर था कि अगर वो नहीं मानते तो हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करा देते हैं, ये वो। और मुझे था कि नहीं, पर बहुत बहुत मुश्किलों से नवरात्रों के टाइम पे अभी जो लास्ट ईयर 2025 में एंड में जो नवरात्रे गए हैं, मैं बहुत रोती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता वो मेरे अच्छे के लिए नहीं मान रहे हैं शायद। और मैं बहुत
मैंने बहुत प्रे किया पर पता नहीं सडनली ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता। 7वें नवरात्र पे मैं सत्संग में थी। आंटी जी हैं एक, उन्होंने अपने घर पे दुर्गा जी का पाठ रखा था और गुरु जी का सत्संग रखा था। तो 7वें नवरात्र पे मैं उनके घर थी और मुझे नहीं पता, मेरे फादर मेरे हस्बैंड के घर गए, वहाँ शादी की बात की हमारी और शादी फिक्स कराई। और जब उनका फ़ोन आया कि तेरे फादर आए थे शादी की बात करने के लिए, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मैं अपनी अपनी सोच समझ में समझ ही मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मेरे पापा ऐसा कुछ करेंगे। और विद इन 1 मंथ हमारी मैरिज हो गई। 21 नवंबर 2025 में हमारी शादी हुई। बहुत ग्रैंड वेडिंग हुई है हमारी। जैसे शायद बहुत बहुत रिच लोग भी नहीं करवा पाते होंगे, मेरे ख्याल से हमारी शादी उससे भी अच्छी हुई है। वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने इतनी अच्छी शादी की। सब प्रेज करते हैं, आज तक सब प्रेज करते हैं और मुझे पता है गुरु जी ही सब करेंगे। आगे भी गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू चल रहा है। इशू इन द सेंस कि मैं दूर हूँ और दूर होने की वजह से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रही हूँ, उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और उनके मम्मा अगर बीमार होते हैं तो मैं जाती हूँ 15 दिन में घर, 3 दिन के लिए जाती हूँ, उनको देख आती हूँ। और कभी कभी कुछ ईएल या सीएल जो हमें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलती हैं वो लगाती हूँ। और जितना हो पाता है सब करती हूँ, बट स्टिल मेरे एफर्ट्स की कोई वैल्यू अभी है नहीं वहाँ पर। उनको लगता है कि मैं वहाँ जाके कुछ नहीं करती। इंस्टेड मैं नाइट शिफ्ट्स वगैरह सब करके जाती हूँ यहाँ से, और वहाँ जब भी जाती हूँ तो सिर्फ काम करती हूँ। पर उस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा है और अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। कुछ मेरी सैलरी को लेके भी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ कहते हैं कि तेरा घर हम देख रहे हैं, हमने संभाला हुआ है, हमने तुझे इतनी दूर भेजा जॉब करने के लिए, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो तुझे अपनी सैलरी हमें देनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ। और मेरी तरफ से तो वो सैलरी की डिमांड करते हैं, पर मेरे हस्बैंड कभी 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं रखते हैं। मुझे भी मतलब होता है कि हाँ, कभी वो भी मुझे फ़ील करवाएँ कि हाँ, मैं भी उनकी वाइफ़ हूँ। वो सैलरी मदर को देते हैं। बात पैसों की नहीं होती, बट अगर छोटे से छोटा खर्चा भी मैं अफ़ोर्ड करती हूँ, अपना तो सारा खर्चा मैं ही उठाती हूँ। अगर मुझे नॉर्मल सी किसी दुकान पे कुछ खाना भी है, तो वहाँ भी पे मैं ही करती हूँ। अगर मुझे एक मेहंदी भी लगवानी है हाथ पे, तो वहाँ पे भी पेमेंट मेरी होती है, चाहे मेरे हस्बैंड साथ हों या ना हों। तो मुझे कोई कपड़ा खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो वो मैं ही अफ़ोर्ड करती हूँ। अपना खर्चा मैं उठाती हूँ, किराया मैं उठा रही हूँ। अभी मेरी जो जॉब है जहाँ पर, वहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, तो वो भी किराया लगता है। प्लस यूपी सैफई से मुझे हर 15 दिन में घर जाना होता है। महीने में कभी 3 बार जा रही हूँ, कभी 2 बार जा रही हूँ, तो मेरा किराया आने-जाने का भी अच्छा लग जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता, जो हिसाब देना पड़ता है मैं कैसे क्या करवाऊँ। और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर मैं अपने घर पे अपने मम्मी को 10,000 या 12,000 दे देती हूँ, तो उनको वो भी ठीक नहीं लगता है कि शादी के बाद नहीं मतलब बनता ये वो। मुझे नहीं समझ आ रहा, पर ये चीज़ें इनके और मेरे बीच में बहुत क्लैशेस क्रिएट कर रही हैं और इतनी ज़्यादा क्लैशेस हो जाती हैं कि इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं अभी हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है लाइफ में। मेरी शादी के टाइम पे मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अगर आपकी मंज़ूरी हो तो मैरिज करवा देना, वरना 14 साल से मैं उस लड़के के साथ थी। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। और जब पापा मान गए थे ना, तो मैं सोचती थी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो इसका जवाब भी गुरुजी ने मुझे दिया। मैं मेरी शादी से 1 रात पहले ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे अपना एक स्वरूप दिखाया। वो जो मोरपंखी कलर का चोला होता है उसमें गुरुजी बैठे, मतलब मोरपंखी कलर का चोला गुरुजी ने पहना हुआ था और ब्लैक कलर का लेदर का फ्रेम था और वो एक जगह पे रखा हुआ था। तो
मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए, सपने में भी फ्रेम में ही थे। ये क्या था समझ नहीं पाई। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये शादी वाली रात मैंने ये सपना देखा है, तो गुरुजी ने सिर्फ़ ये दिखाया कि तेरे को मैंने मैरिज ब्लेस की है। और जब मेरी मैरिज को 1 महीना हो गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ और उनकी मम्मी के साथ जब बड़े मंदिर गई, तो एग्ज़ैक्टली वही स्वरूप, वही लेदर का फ्रेम, ब्लैक लेदर का फ्रेम मैंने बड़े मंदिर में वहां देखा, जहां दान पात्र है, जहां गुरुजी के शूज, गुरुजी के जो उस टाइम जूते वो पहनते थे वो रखे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रूम में पीछे की तरफ वही मोरपंखी कलर का चोला, वही फ्रेम एग्जैक्टली वही रखा हुआ था, जिसे मुझे जब मैंने देखा तो मैं समझ गई कि गुरुजी सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि मैंने तुझे तेरे मनपसंद लड़के के साथ मैरिज ब्लेस की है। हालांकि मुझे गुरुजी का मैसेज ये भी आता था कि तुम दोनों को बचपन में मैंने ही मिलवाया है, तुम दोनों का साथ बहुत पहले से है, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। मुझे बहुत टाइम से ये मैसेजेस आते थे और बहुत क्लैशेस होने के बाद भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पाए। तो मुझे लगता था ये कुछ सोलमेट टाइप कनेक्शन है, और गुरुजी ने वो चीज़ पूरी की, हमारी शादी करवाई, बिल्कुल पूरे समाज के सामने इज्जत रखी, सब कुछ रखा। गुरुपा अब भी मेरी लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ और मेरी मैरिड लाइफ बहुत बुरी तरीके से हिली पड़ी है। कुछ पैसों को लेके, कुछ जिम्मेदारियों को लेके। हो तो एक ही चीज सकती है, और मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं कि तू जॉब छोड़ के यहाँ आ जा। अभी मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये आगे जो भी करेगा हम उसमें रह लेंगे, कम में रह लेंगे, जबकि वो खुद, वो उनका बुटीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद अर्निंग की है। और मेरी कंडीशन शायद ऐसी हो जाए, पता नहीं मैं क्या बोलूं, बट ये चीज अगर होती है कि जिस तरीके से वो मुझे बोलते हैं कि तू जॉब छोड़ दे, यहाँ आ जा, यहाँ रह, क्या फायदा है ऐसे जॉब करने का जो पति से दूर है। मेरे पति जो हैं वो सिंगल चाइल्ड हैं, इसी वजह से मेरी मदर इन लॉ को देखने के लिए कोई भी नहीं है, और उनको ही घर का सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी करते हैं, खाना वाना सब बना देते हैं, पर उनको जो एक्सपेक्टेशन मुझसे है कि मैं जाऊं और हाँ, मैं सब जितना हो पाता है सारा काम करती हूँ, बट उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, और उसमें भी कमियां ही निकाली जाती हैं। फिलहाल उनको शायद प्रॉब्लम है मेरी जॉब से और पैसों को लेकर। वो ये बोलते हैं कि हमने तुझे भेजा है तो हमारा भी उसमें कुछ बनता है, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूं। और बस गुरुजी प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरे पति और मेरे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरा पति बोलता है कि तुझसे 1 रुपया नहीं लेना, हालांकि मैं उनको कुछ पैसे ट्रांजैक्ट कर देती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं ये क्या भीख दे रही है। 7,000 अगर मैंने उन्हें जूस वगैरह के लिए ट्रांजैक्ट कर दिए तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए तेरी भीख, इतनी सैलरी है तेरी और तू उसमें से 10% दे रही है। ये मतलब मैं अगर पैसे देती हूँ तो भी बुरी हूँ, नहीं देती हूँ तो भी बुरी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। प्लीज गुरुजी मुझे चंडीगढ़ में ही जॉब ब्लेस कर दो, ताकि मैं अपनी फैमिली ठीक से मैनेज कर सकूं। फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। गुरुपा मैरिज मेरी मर्जी से हुई है, शादी अ, मेरी मेरी चॉइस के लड़के से हुई है। गुरुपा प्लीज प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और संगत जी मैं सिर्फ यही कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे बढ़कर दिया है। मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतने सपोर्टिंग भाई बहन दिए हैं, जो हर कंडीशन में मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, और बिना कुछ डिमांड किए वो हर जगह पे मेरे साथ हैं। और कहीं ना कहीं मेरे इन लॉज को मेरा मायके जाना पसंद नहीं है। वो मुझे ये बोलते हैं तू 15 दिन में यहाँ आती है तो हम तेरे को हर बारी नहीं भेज सकते वहां पर, हमें होता है कि तू हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। और मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती है, क्योंकि अगर मैं अपने इन लॉज के साथ नहीं रह रही हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं रह रही हूँ। मैं अपनी जॉब की वजह से एक अलग स्टेट में रह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा सोचता ही है कि अपने पेरेंट्स से मिलाऊं, और वो ये चीज नहीं समझ रहे। वो दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और उनकी मम्मी
खुद उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते। अभी भी मतलब ऐसे कि साथ रहते हैं, साथ सोना, साथ उठना, साथ काम करना, किचन में जाएंगे तो साथ काम करेंगे। मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को कभी अकेला नहीं छोड़ते, सिर्फ मतलब संडेज भी वो इधर उधर घूमते हैं और घूमने जाते हैं, सब कुछ है। पर वही बात है कि अपना बच्चा कहते हैं कि ये मेरी जान है, मेरी जान है, तो वो कभी ये नहीं समझते कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स के लिए फील होता है, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, मैं भी अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं मुझे, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, और यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ। गुरुपा प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज। और गुरुजी, आपने मेरी सारी विशेस पूरी की हैं। मुझे प्लीज एक जॉब चंडीगढ़ में ब्लेस कर दो ताकि मैं वहां से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जितनी भी डिस्टेंस की वजह से अभी फाइट्स हो रही हैं, जो जो फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड अप हो रही हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर पाऊँ। गुरुपा प्लीज हेल्प मी आउट। संगत जी, मेरा सत्संग मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। मैं गुरु जी से बहुत अभी इस टाइम पे डिस्कनेक्टेड सा फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मेरी जॉब गुरु जी ने मुझे ब्लेस की है, यहाँ पे गुरु जी की कोई संगत नहीं है। यहाँ पे कोई भजन कीर्तन नहीं करना जानता। मेडिकल प्रोफेशन में है तो मैक्सिमम लोग मुझे नहीं पता कि गुरुपा के पास जो लोग दिल्ली में थे वो लोग कनेक्टेड थे, पर यहाँ गुरुजी की हार्डली कहीं मुझे कोई एक आधी गाड़ी पे कहीं गुरुजी का नाम दिखाओ 1.5-2 साल में। तो यहाँ पे कोई मुझे सत्संग नहीं सुनने को मिलता। घर जाती हूँ तो काम और ससुराल के काम में इतना हो जाती हूँ कि मैं गुरुजी का कोई सत्संग कहीं अटेंड नहीं कर पाती, कहीं जाना नहीं हो पाता, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने बिल्कुल अलग कर दिया है और अभी बहुत डिस्टेंट फील करती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि क्रेव करती हूँ मैं गुरुजी के प्रसाद के लिए, क्रेव करती हूँ कि गुरुजी का सत्संग में अटेंड कर पाऊँ। बहुत दूर हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ कोई संगत, एक भी संगत मुझे मिली नहीं जिसके आगे भी अगर मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो लोग कहीं ना कहीं मजाक बनाते हैं। यहाँ के लोग दे आर लाइक ड्रिंक करो और लाइफ एंजॉय करो वाली सोच रखने वाले हैं, और नो वन इज इनटू की स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या कुछ। तो मुझे लगता है मैं कहाँ आ गई हूँ। पैसा बेशक कमा रही हूँ पर फैमिली दूर है, माइंड का पीस नहीं है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। जो छुट्टियां मुझे मिलती है मेरे रेस्ट के लिए, उन छुट्टियों में मैं घर चली जाती हूँ और वहां भी सिर्फ काम करती हूँ। मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि चंडीगढ़ के आसपास कहीं जॉब कर लूँ, पर जो छुट्टियां होती हैं वो ससुराल में निकलती हैं और ससुराल के काम करने में निकलती हैं, तो मैं पढ़ भी नहीं पाती। और अगर मैं ये बात अपने हस्बैंड या अपनी सास के आगे रखती हूँ तो वो कहते हैं करना पड़ेगा, तू कैसे भी कर, हमें उससे क्या है, नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। प्लस कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसकी एज लिमिट 30 होती है, मैं 31+ हो चुकी हूँ और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो एज रिलैक्सेशन हमें मिलता नहीं है। गुरुपा, मुझे पता है आप जादू कर सकते हो। जो चीज मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी, जिस चीज के लिए मैंने उम्मीद खत्म कर दी थी कि पापा कभी मेरी शादी के लिए वो मानेंगे, आपने वो कर दिखाया, तो आप मुझे एक जॉब तो ब्लेस कर ही सकते हो। मेरा बस यही है। और गुरुपा, मेरे मायके में मेरे भाई का पैर टूटा है, प्लीज उसको और मेरी सिस्टर को भी सेटल कर दीजिए गुरुपा। मेरी इतनी ही वो है, क्योंकि अगर मेरे मायके में सब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो मुझे 10-15 हज़ार, 10-12 हज़ार, 12 ही देती हूँ जिसमें मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम होती है, अगर वो भी फाइनेंशियली साउंड होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। गुरुपा, मुझे इतना सुनना नहीं पड़ता। बस आपसे यही बोलती हूँ कि सब ठीक रखना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। और शायद मेरे ही कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जो अभी ये सब फेस कर रही हूँ। इतना करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है, शिकायतें खत्म नहीं हो रही हैं। तो आप जानो गुरुपा क्या करना है, कैसे करना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर रही हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अरदास करना कि
ये जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं ये ठीक हो जाएं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत सफोकेट हो रही हूँ और मैं किसी को कह भी नहीं सकती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। जॉब के लिए थैंक यू गुरुपा। मैरिज के लिए थैंक यू गुरुपा कि हस्बैंड सच में प्यार करने वाला दिया है, बट अभी वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, समझ नहीं पा रहा मेरी सिचुएशन को, अफेक्ट हो रहा है हम दोनों का रिलेशन। गुरुपा प्लीज सॉल्व दिस। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी।